बॉन्डर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क नजर आएगा। है गेस्ट है? नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। राजस्थान में कल मतदान है और प्रचार पहले ही बंद हो चुका है, लेकिन प्रचार के दौरान जो हुआ उसके बाद हम ये बोल सकते हैं कि इस चुनावी माहौल में सत्ता की दौड़ में बदजुबानों की होड़ लग गई है। राजस्थान के चुनाव प्रचार में पीएम मोदी के खिलाफ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार आपत्तिजनक बयान दिए गए। पीएम मोदी पर अंधविश्वासी टिप्पणी की गई, पीएम मोदी की अपमानजनक तुलना की गई, पीएम मोदी की जाति पर बयान दिया गया और तो और पीएम मोदी के परिवार तक पहुंच गए कांग्रेस के नेता। और ये कोई कांग्रेस के छुटभइये पार्षद स्तर के नेता नहीं थे, बल्कि ये थे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस नेताओं के इन अपमानजनक बयानों पर बीजेपी ने भी एक्शन लिया और सीधे चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटा दिया। इसके बाद अब चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को नोटिस थमा दिया है और कल शाम तक उन्हें इसका उत्तर देने के लिए कहा गया है। इसके बाद कांग्रेस के नेता आराम से बोलते फिर रहे हैं कि हम इसका जवाब दे देंगे। जाहिर है वहीं कोई ना कोई घिसा पिटा जवाब दे दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस को राहुल गांधी के बयानों पर आए दिन कभी कोर्ट में तो कभी चुनाव आयोग में इस तरह के जवाब देने पड़ते हैं। जाहिर है अब तक उनकी इस बारे में इस चीज को लेकर आदत बन चुकी होगी। लेकिन सवाल यह नहीं है कि कांग्रेस और राहुल गांधी क्या सफाई देंगे। सवाल यह है कि आखिर 20 सालों से कांग्रेस के नेता बार बार पीएम मोदी का अपमान क्यों कर रहे हैं। इस प्रवृत्ति के पीछे कौन सी मनोवृत्ति है और कौन सी ग्रंथि है। सवाल यह भी है कि क्या एक बार फिर अब जनता ऐसे अपमानजनक बयानों पर वोट के जरिए जवाब देगी। आज दो टूक में हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस की जो ये लड़ाई चुनाव आयोग तक पहुंची है, उसे लेकर राजनीतिक गलियारे में क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में प्रधानमंत्री बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के बारे में एक शिष्टाचार तो रखना पड़ेगा ना। राहुल गांधी क्या सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए हैं? क्या हो गया है उनको? वो हिंदुस्तान की राजनीति में इसीलिए हैं कि वो एक पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री के परपोते हैं। इसी कारण ना है। उनकी क्षमता क्या है देश जानते हैं। तो प्रधानमंत्री के वंशावली में आने पर जो दावा करते हैं राजनीति करने का, वो प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग करेंगे, शर्मनाक शब्दों का प्रयोग करेंगे। बहुत पीड़ा होती है। ये तो ऐसी भाषा है जिसकी कल्पना करना ही अपने आप में आश्चर्यजनक है। राहुल गांधी जी ने पनौती शब्द का प्रयोग किया और पब्लिक के ऊपर डाल रहे हैं। तो अब क्या कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व अपने ही शब्दों से भाग रही है क्या? तो इस पे चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है, उसका जवाब देना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कहाँ तक वो इसे सही मानते हैं, और अगर सही मानते हैं तो क्यों सही मानते हैं। अब जो व्यक्ति गाली का गुलगुला और पानी का बुलबुला बन जाए तो उसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि लीडर बाई चॉइस होना और लीडर बाई चांस बनने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। और वो फील्ड में आज भी अनाड़ी हैं, लेकिन गाली के खिलाड़ी बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए चुनाव आयोग हो या देश के लोग हों, जो भी उनकी शब्द है, जो भी उनकी भाषा है, जो भी उनका मोदी जी को लेकर के अपशब्दों की बौछार है, वो उनके लिए नुकसानदेह है। उनकी सेहत से, सियासी सेहत के लिए तो है ही है, उनकी पार्टी के लिए भी पूरी तरह से उसका सुपड़ा साफ करने के लिए पर्याप्त है। राहुल गांधी जी और उनकी पूरा परिवार का एक ही काम है, देश की निर्णय के खिलाफ गाली देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनकी दया के पात्र नहीं है। वो देश की गरीबों की, वंचित वर्गों की आशीर्वाद से 2014 और 2019 में देश की सेवा कर रहे हैं। उसकी पहले वे गुजरात की दशकों तक सेवा करने का सफलता के साथ सेवा किए हैं। कांग्रेस पार्टी को जो सामंतवादी लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, उनकी पेट में पीड़ा हो रही है, वो पचा नहीं पा रहे हैं।
जो ये देश उनकी जागीर है ऐसा वो मानते थे। इसीलिए देश की चुने हुए प्रजातांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री जी को वो इस प्रकार की अपशब्द के साथ निंदित करने का कोशिश कर रहे हैं। भेजने दो, उसका उत्तर देंगे हम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई सी बड़ी यानी टीका टिप्पणी नहीं हुई, लेकिन वो लोग चुनाव है इसीलिए उसको बहुत एक हाइप क्रिएट करके बोल रहे हैं और वो नोटिस का जवाब हम देंगे। ये मेरे हाथ में इस वक्त तो आप जो देख रहे हैं वो 21 पेज की एक लिस्ट है। इस लिस्ट में वो सारे आपत्तिजनक, अपमानजनक और बेहुदा बयान हैं जो पिछले 2 दशक में पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस और विरोधी नेताओं ने दिए हैं। इन्हें मैं अगर एक एक करके पढ़ना शुरू करूं तो शायद 2 टूक का जो हमारा समय होता है वो सारा समय इन बयानों को पढ़ने में गुजर जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। इन बयानों को पढ़ने के बजाय इन बयानों के पीछे छुपी मानसिकता और राजनीति को समझने के लिए आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अपने खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवम त्यागी जो बीजेपी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं विजय कौशिक जो नेता कांग्रेस हैं। इसके अलावा 2 वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, शेखर अय्यर और समीर चौगांवकर साहब। आप सभी का बहुत बहुत दूटों में स्वागत है। विजय कौशिक जी, मेरा पहला सवाल आपसे है कि आखिर क्या वजह है कि हर चुनाव में कांग्रेस के नेता इस तरह के बयान देते हैं? अगर मैं इस लिस्ट की बात करूं तो अब तक, मतलब अभी राजस्थान चुनाव का जो प्रचार खत्म हुआ है, 94 इस तरह के बयान हैं पिछले 2 दशक में जो बेहद आपत्तिजनक और बेहुदा हैं। आखिर क्या कर रही है कांग्रेस? क्या हासिल हो रहा है कांग्रेस को इससे? देखिए प्रखर भाई, पहली बात जो आपने उठाई कि 2 दशक से पीएम मोदी के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, तो 2 दशक से मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है। उन्हें प्रधानमंत्री बने हुए मात्र 9 साढ़े 9 साल का ये समय हुआ है। ठीक, तो इसलिए 2 दशक वाला मुद्दा आपको वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो जब मुख्यमंत्री थे तब रहते हुए होता था मौत के सौदागर जो शब्द बोला गया था, तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। मैं वर्तमान पद जो है वो मैं कह रहा हूं, लेकिन 2 दशक से लगातार जो पीएम मोदी और उसके पहले जब वो सीएम थे तब से वो निशाने पर। चलिए अब आप अपनी बात बोलिए। घर के अंदर जिस भी बच्चे या व्यक्ति के कारण पूरे घर पर संकट खड़े होते रहते हैं, सबसे ज्यादा गालियां उसी व्यक्ति को मिलती हैं। जिस तरह आज मोदी जी को मिल रही है, तो इसमें मोदी जी को परेशानी क्यों है? वो तो कहते हैं गालियां उनके लिए हार है, वो तो रोज पहनने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए देश का बंटाधार कर रहे हैं। तो भाई मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, आपको पनौती शब्द पर ऐतराज है क्यों? हम साबित करेंगे ना, हम चुनाव आयोग को भी जवाब देंगे। और मेरा जवाब आप सुन लीजिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि मोदी जी ने आज तक देश में जो भी कहा है उसका उल्टा हुआ है। उन्होंने कहा कि देश के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन देश के बुरे दिन आ गए। उन्होंने कहा कि विदेशों से काला धन लेकर आएंगे, विदेशों में काला धन बढ़ गया देश का। उन्होंने कहा 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, लेकिन 2 करोड़ रोजगार हर साल छीने गए जनता के। वो जिताने गए ट्रंप को, लेकिन वहां जो बाइडेन जीत गए, जो कि आज देश के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ कुछ ना कुछ इस तरह की बात करते रहते हैं जिससे कि देश को कटघरे में खड़ा होना पड़ता है। तो जितने भी मुद्दे हैं, उन्होंने कहा कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहे थे, तो मैंने कहा कि हमारे जहाज बादलों में छुप जाएंगे और रडार की पकड़ में नहीं आएंगे। ये माननीय मोदी जी का बयान है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि भाई एक आदमी कोई भी काम सही करने जाता है लेकिन उल्टा करता है हर चीज में। देश की अर्थव्यवस्था को नंबर 1 बनाने का वो वादा किया था, देश की अर्थव्यवस्था का बंटाधार कर दिया। आज जनता महंगाई से त्राही त्राही कर रही है। मोदी जी को मालूम है उनके पास मुद्दे तो कुछ है नहीं, ले देकर लिस्ट निकाल कर बैठ जाते हैं। मेरे पिताजी को गाली दी कांग्रेस ने, भाई कांग्रेस ने आपके पिताजी को गाली दी तो आपने ली क्यों? एक तरफ तो आप कहते हैं कि आप इस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देते, तो आपको ये बताना चाहिए कि 125 करोड़ जनता में, जिसमें 25 करोड़ बच्चों को एक तरफ कर दीजिए, 100 करोड़ लोगों में ठीक है विजय कौशिक जी, एक सच्चे कांग्रेसी की तरह 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं। ठीक है विजय कौशिक जी, एक सच्चे कांग्रेसी की तरह जो है आप अपनी पार्टी के नेताओं के जो बयान हैं जिन्हें लोग बेहुदा और अपमानजनक मानते हैं उनको जस्टिफाई कर रहे हैं, और ये तरीका, इस पर आपने जो जिस तरह का जस्टिफिकेशन दिया है उस पर मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा शिवम की। शिवम, आप क्या कहेंगे? तो जस्टिफाई कर रहे हैं। देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से 2 दशक आपने कहा, 2 दशक का मतलब है जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्थायित्व में पहले मुख्यमंत्री रहे और फिर उसके बाद प्रधानमंत्री रहे। उस दौरान में
कांग्रेस का जो हाल रहा है उसमें जो भाषा का स्तर रहा है, ऐसा लगता है जैसे शुरुआत से ही उनको पता था कि ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, आने वाले समय में कांग्रेस का बंटाधार करेंगे, 135 साल पुरानी पार्टी को खत्म करेंगे, ये जो खानदान की सत्ता चली आ रही थी उसको खत्म करेंगे, इस देश में अराजकता, भ्रष्टाचार, इस तरह का जो माहौल था उसको खत्म करेंगे और कहीं ना कहीं ये परिवार के लिए बेहद खतरनाक होगा। मुझे लगता है ये सब चीज़ें उनको पहले से ही पता थी, तो शुरुआत से ही उन्होंने, चाहे वो मौत का सौदागर हो, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो गंदी नाली का कीड़ा हो, और इस तरह की भाषा न जाने कितनी आपने कहा, 94 मेरे हिसाब से और भी ऊपर है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर जो है, अभी इन्होंने कहा कांग्रेस के जो नेता हैं कि भाई देखिए आप लेते क्यों हैं, मतलब लेते का कोई सवाल है इसमें, मतलब ये अब मैं इनके ऊपर हंसूं या मतलब क्या कहूं, या मैं ये कहूं कि इनके ऊपर मतलब दयनीय हालत है इनकी, अब मैं कांग्रेस नेता को यहां पर बैठकर गाली देने लगूं तो ये लेंगे कि नहीं लेंगे? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, लेंगे भी और आप उस पर जवाब भी देंगे। मतलब कहने का तो मतलब ये तो बड़ी मोटी चमड़ी का होना चाहिए कि कोई गाली मोटी चमड़ी का एक चीज, मोटी चमड़ी का कैसा होता है मैं बता देता हूं। 60s में जब हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उनको खादी का कैचुल कह दिया था, मजनू सुल्तानपुरी ने जेल में पड़े रहे थे। ये होती है मोटी चमड़ी का होना। आप क्या चाहते हैं जेल डाल दें आपको? लता मंगेशकर जी के भाई ने एक कविता कह दी थी, उनको आकाशवाणी से इस्तीफा देना पड़ गया था। अब कह दे हम तो अब के वीर सावरकर की लिखी कविता पर किस तरीके से उनको बाहर जाना पड़ा था। तो अगर आप चाहते हैं कि हम उस तरीके से करें तो हम वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, चैलेंज वैलेंज अपने समय में करना, मेरे समय में चैलेंज करके बेकार क्यों कर रहे हैं मेरा समय? प्लीज आप बीच में मत बोलिए ना, मैं बहस नहीं करना चाहता। तो एक समय ऐसा भी रहा है, प्लीज बीच में मत बोलिए ना, आपके बीच में कोई नहीं बोला। तो एक समय इस देश में ऐसा भी रहा है कि ऐसी अथॉरिटेरियनिज्म सरकार और प्रधानमंत्री रहे हैं कि अगर किसी ने उनको कुछ कह दिया या उनके ऊपर कुछ लिख दिया तो लोगों को जेल जाना पड़ा, पता नहीं क्या क्या सहना पड़ा। इमरजेंसी के दौरान क्या क्या हुआ ये देश जानता है, किन किन लोगों के गाने बैन हो गए, किन किन की फिल्में बैन हो गई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस देश ने ये सब देखा है। अब आप कहते हैं आकर नहीं हमने कह दिया तो कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना है। प्रधानमंत्री के पिताजी को गाली दे दी और खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी जैसे व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री जी के पिताजी पर पहुंच गए तो कहते नहीं ये तो नॉर्मल बात है। राहुल गांधी भी उन्होंने भी कह दिया, जिस तरीके से वो शब्द का इस्तेमाल किया वो भी एक मतलब नॉर्मली बात है। लेकिन राहुल गांधी के विषय में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा। आमतौर पर क्या होता है कि जब एक व्यक्ति चलता है तो होता है ना, गलती से पैर जो है कुल्हाड़ी पर लग जाना होता है। राहुल गांधी को जहां कुल्हाड़ी दिखती है, हार रूपी कुल्हाड़ी, वो तुरंत कूद पड़ते हैं उस पर। उनको जहां दिखे कि 135 साल पुरानी कांग्रेस को खत्म करने का कहीं कोई मौका है वो छोड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तक भी चाहे वो चाय वाले के ऊपर बयान हो, चाहे वो राहुल गांधी का चौकीदार चोर हो, चाहे वो अभी नई कहानी इन्होंने शुरू करी है, वो उनको उल्टा ही पड़ा है। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि वो बयान अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए भी मुझे एक चिंता होती है राजनीतिक तौर पर कि भाई देश की 135 साल पुरानी पार्टी है, कोट अनकोट वो कहते हैं हमने आजादी दिलाई, हमने ये किया, हमने पता नहीं क्या क्या मतलब कुर्बानियां दी देश के लिए। विपक्ष लायक रह पाओ उतने तो कम से कम ऐसे तो बयान दो। और अंत में मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं, आप गालियां देते रहिए, आपको जितनी गालियां देनी है दीजिए, लेकिन यह एक सत्य बात है और इसको कोई जुटला नहीं सकता कि प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा है, उसके आधार पर चुनाव में छींटाकशी होती है। लेकिन जिस स्तर पे आपने देश के स्तर पर आकर जो गाली देने का काम किया, जो शब्द इस्तेमाल हुआ वो एक तरीके से मैच के बाद में, मैं मानता हूं वैसा नहीं होना चाहिए। मैच सबने देखा, इस देश में पहले भी लोगों ने मैचेस देखे हैं, इस देश में पहले भी लोग खेल के मैदान में राजनीतिक तमाम गए हैं, हार जीत होती रही। कोई मुझे एक बयान आप किसी का बताइए किसी ने किसी को कहा हो गलत, मुझे लगता है ये बिल्कुल इट्स नॉट इन अ गुड टेस्ट एट ऑल। विजय कौशिक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो मैच देखने के लिए गए प्रधानमंत्री, टीम का हौसला बढ़ाया, क्या इसके पहले कोई प्रधानमंत्री मैच देखने गया, महत्वपूर्ण मैच, और क्या उसके उस समय कोई टीम इंडिया, भारत की टीम हारी नहीं है? ऐसा पहली बार हुआ? देखिए प्रखर भाई, मुद्दा ये है कि इससे पहले मैं जो सवाल का जवाब पूछा, मुद्दा अपन मुद्दा आपका मुद्दा उठाएंगे, वही जवाब दे रहा हूँ, सुनिए ना, वही जवाब दे रहा हूँ कि इससे पहले देश में किसी प्रधानमंत्री के राज में घर घर से मोबाइल पर सट्टा नहीं खेला जा रहा था क्रिकेट के ऊपर। इस बार क्रिकेट के ऊपर कितना पैसा लगा है और सरकार तो लगता है आपने रतन खत्री का नाम नहीं सुना है, जो सट्टा किंग कहलाते थे 60-70 के दशक में। आपने रतन खत्री का नाम नहीं सुना, 60-70 के दशक में सट्टा किंग थे। खैर मैं आपको बता देता हूं, सट्टेबाजी को लीगल कर दिया। सुनिए ना,
और मोदी जी वहां पर जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या किसी प्रधानमंत्री के मैदान में रहते हुए टीम इंडिया हारी है कि नहीं हारी है? क्या जो वो करना चाहते हैं उसके विपरीत काम हो रहा है? 509 करोड़ रुपए का सट्टा से लिया हुआ पैसा ये खाए, 5-5 करोड़ रुपए का सट्टे का पैसा मिले छत्तीसगढ़ में, मुख्यमंत्री का नाम लिया जाए और लीगलाइज प्रधानमंत्री जी ने कर दिया। बताइए, करना चाहते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है, गरीबी दूर करना चाहते हैं, देश में गरीबी बढ़ जाती है। ठीक है विजय जी, जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा था, टोल टैक्स खत्म करना चाहते हैं, टोल टैक्स बढ़ जाता है। विजय जी जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा था कि कभी किसी प्रधानमंत्री के रहते हुए टीम इंडिया स्टेडियम में नहीं हारी, तो मुझे लगा शायद आपका सामान्य ज्ञान अति सामान्य है इस मामले में, इसलिए आपके सामान्य ज्ञान की बढ़ोतरी कर देता हूं। विजय जी 2 मिनट रुक जाइए, मुझे बोलने दीजिए। 1982 में एशियाड हुआ था दिल्ली के अंदर, फाइनल मैच था भारत और पाकिस्तान के बीच। राजीव गांधी एशियाड के कर्ता धर्ता थे, इंदिरा गांधी स्टेडियम में मौजूद थी, कांग्रेस के सारे मंत्री मौजूद थे, सारे नेता मौजूद थे, तत्कालीन उपराष्ट्रपति हिदायतुल्लाह साहब भी मौजूद थे। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच शुरू होता है, भारत पहला गोल करता है, उसके बाद पाकिस्तान एक के बाद एक 7 गोल करता है, 7 गोल। और हमारे गोलकीपर होते हैं भारत के मीर रंजन नेगी। ये वो मीर रंजन नेगी हैं जिनके ऊपर शाहरुख खान ने चक दे नाम की फिल्म बनाई थी, तोड़ मरोड़ दिए गए थे उसमें कुछ फैक्ट्स। अब हुआ क्या था जरा आप सुन लीजिए। मैच में जब 4-1 से भारत पीछे हो गया तो इंदिरा गांधी के चेहरे पर गुस्सा आ गया, और उसके बाद, ये बात कोई प्रखर श्रीवास्तव अपने मन से नहीं कह रहा है, ये इंडिया टुडे का दिसंबर 1982 के अंक में छपी रिपोर्ट जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। ये रिपोर्ट कहती है इंडिया टुडे की कि जब भारतीय टीम पाकिस्तानी दबाव में हारती दिख रही थी तो ऊंचे स्तर पर भी निराशा फैल गई। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने सचिव आर.के. धवन को राजीव गांधी के पास भेजा। धवन ने राजीव गांधी से गोलकीपर के बारे में, यानी गोलकीपर को बदलने के लिए कहा। तब स्कोर 4-1 था। राजीव गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि इस तरह के बदलाव कप्तान, मैनेजर और कोच का विशेषाधिकार है। तभी पास में मौजूद, ये मैं नहीं कह रहा, इंडिया टुडे की रिपोर्ट कह रही है उस साल की, कि तभी पास में मौजूद एक अन्य दर्शक ने टिप्पणी की कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल, जिनकी खरीद फरोख्त की प्रवृत्ति है, उनसे कहा जाना चाहिए कि वे पाकिस्तानियों को दल बदलने के लिए कहें। स्रोत इंडिया टीवी, दिसंबर 1982 का अंक। तो इससे 2 बातें निकलती हैं कि अपनी टीम का हौसला बढ़ाने की बजाय इंदिरा गांधी 4-1 का जब स्कोर था मैच छोड़कर चली गई, और दूसरी ये बात कि हॉकी की कोई नॉलेज ना होने के बाद भी वो टीम में चलते मैच में बदलाव करवाना चाह रही थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने क्या किया, जिसके बाद आपने अपशब्दों का इस्तेमाल किया, प्रधानमंत्री मोदी ड्रेसिंग रूम में गए और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। और आज मोहम्मद शमी का बयान आया है कि इससे उन्हें काफी शक्ति मिली, संबल मिला, ताकत मिली। तो ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है किसी भी बहस में बैठने से पहले। और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इसके पहले कौन कौन से प्रधानमंत्री स्टेडियम में क्या क्या व्यवहार कर चुके हैं। समीर चौकांकर साहब, मैं आपको इस बहस में शामिल करना चाहूंगा। जी, इस बात का जवाब नहीं लेना चाहेंगे क्या? दीजिए, लेना चाहेंगे, दीजिए। इसमें भी जवाब है आपके पास? तौर पर सुनिए, हाँ बिल्कुल है। अच्छा, बिल्कुल है। मोदी जी का जो जाना था, मतलब केवल जो आपने शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी के लिए किया था, क्या वो इंदिरा गांधी जी के लिए भी वो शब्द का इस्तेमाल करेंगे? वो केवल मैच के लिए नहीं किया गया है पनौती शब्द का इस्तेमाल, पूरी कार्यशैली को लेकर एक व्यंग किया है माननीय राहुल गांधी जी द्वारा। 1982 के पहले जो इंदिरा गांधी की कार्यशैली थी, उन्होंने कहा था गरीबी हटाओ, तो गरीबी तो हटी नहीं, गरीबी तो हटी नहीं, तो उनकी भी वो कार्यशैली थी। क्या छोड़िए समीर चौकांकर साहब, समीर देखिए हमारे 2 राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। समीर जी ये बताइए कि ये बार बार एक आदतन जो है ना, राहुल गांधी जी और कांग्रेस के दूसरे नेता इस तरह के बयान देते रहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये सोच समझकर करते हैं या इनकी जुबान फिसल जाती है? पीछे क्या माजरा क्या है इसके पीछे? देखिए प्रकाश जी, तो मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। एक तो ये कि कहावत है कि चोरी ऊपर से सीना चोरी। आप एक गलत बात कर रहे हो, उस गलत बात एक हमारा जो टिप्पणी कर रहे हो, एक बहुत असभ्य भाषा का प्रयोग कर रहे हो, और उसके बाद आप उस बात पर टिके रहते हो और आप कहते हो कि नहीं हम चुनाव आयोग को जवाब जो देना दे देंगे। आप उस बात को डिफेंड कर रहे हो। मुझे लग रहा है कांग्रेस के अंदर ये प्रवृत्ति घर कर गई है कि किसी भी बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में आप अवैध टिप्पणी कीजिए, चाहे फिर वो किसी मामला हो, सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ लो, सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग लेते हैं, चौकीदार चोर कहते हैं, उसके बाद वो माफी मांग लेते हैं,
और हर जगह इस बात को शर्मसार कांग्रेस को करते रहते राहुल गांधी। आज देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 साल लगभग गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। 10 साल, अब उनको 9 साल हो चुके हैं, 10 साल प्रधानमंत्री के रूप में हो गए। 23 साल का उनका कार्यकाल एक बड़े पद पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में। राहुल गांधी की उपलब्धि उनके सामने तुलना की जाए, राहुल गांधी जब 30 साल के थे, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन चुके थे। और क्या नरेंद्र मोदी गुजरात के लिए पनौती थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद गुजरात का गौरव और गुजरात का मॉडल पूरे हिंदुस्तान के अंदर चर्चित रहा और बहुत गुजरात की जनता ने उन्हें सर माथों पर बिठाया, लगातार प्रचंड बहुमत से वो जीतते रहे। गुजरात के उनके काम को देखते हुए देश की जनता ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत की सरकार पहली बार दी, जिसमें किसी की जरूरत नहीं थी। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ में लिया। 5 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया। उसके बाद 2019 में उससे ज्यादा सीटों के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी के लिए पनौती शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? राहुल गांधी की राजनीति में जिसे कहते हैं ना अचीवमेंट्स क्या है? आपके पिता प्रधानमंत्री रहे, आपकी दादी प्रधानमंत्री रहे, आपके परदादा प्रधानमंत्री रहे, आपको घर के अंदर प्रधानमंत्री का एक बड़े परिवार में जन्म लिया, तो आप जमीनी स्तर पर काम करके ऊपर आने वाले एक राजनेता को, जिसने जमीन से लेकर शिखर तक का टच किया है और जिसने देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने का काम किया है। राहुल गांधी ने जो सरकार देखी है 2004 से लेकर 2014 तक, राहुल गांधी ये बात पचा नहीं पा रहे कि 2014 के बाद कोई देश में ऐसी सरकार भी आ सकती है, कोई ऐसा प्रधानमंत्री भी आ सकता है जिसके ऊपर 9 साल में एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगे, जो सिर्फ देश में नहीं पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा करे। राहुल गांधी को यह पच नहीं रहा है कि गांधी परिवार को छोड़कर कोई आदमी इतना बड़ा कैसा पद हासिल कर सकता है, क्योंकि प्रजातंत्र और डेमोक्रेसी इनके लिए इनके दरवाजे की बंधक बकरी के समान है कि इनके परिवार के हिसाब से जो नहीं चलेगा उसे वो पनौती कहेंगे। मुझे लग रहा है राहुल गांधी को इस बात पर प्रधानमंत्री से माफी मांगनी चाहिए। मुझे इस वक्त यहां पर एक ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के बाद मैं चलूंगा शेखर अय्यर के पास और उनसे जानूंगा कि जो एक कांग्रेस ने जो अपमान किया है इसका होगा कितना नुकसान, इस पर हम बात करेंगे शेखर अय्यर से। लेकिन एक लेते हैं पहले छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझकर इन्वेस्ट कर। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है, क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता, घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा,
इतने में घर कैसे चलेगा? पापा मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो दो टूक में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस की जो मोहब्बत की दुकान है उसमें किस तरह से नफरत की जुबान बोली जा रही है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा में हमारे साथ हैं शेखर अय्यर, जो वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। शेखर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इतिहास गवाह है कि जब जब इस तरह के बयान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ दिए गए, या यहाँ तक जब वो मुख्यमंत्री थे तब गुजरात के, जब भी इस तरह के बयान गुजरात में आते थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और इस तरह के बयान देते थे, तो इसका उस उल्टा असर देखने को मिला और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को ही मिला। उसके बाद भी कांग्रेस अपनी इस प्रवृत्ति को सुधारने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ये उसकी नासमझी है या उसको लग रहा है कि एक दिन ये असर कर जाएगी? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि वही सोच है जो आपने अभी कहा, कि उनको लगता है कि लोगों के अंदर आक्रोश है, उस आक्रोश को आवाज दे रहे हैं राहुल गांधी जी। लेकिन एक बात समझनी चाहिए प्रखर जी, इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस भेजा है, जी सर, वो नोटिस किस दायरे पे भेजा है? उन्होंने जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है जी, उसका सेक्शन 123 यानी सेक्शन 123 का है। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं आप। और ये कहता है करप्ट प्रैक्टिसेस को डील करता है जी, और उस करप्ट प्रैक्टिस डीले में कई बातें लिखी गई है उसमें, जो उसमें कहा गया कि ये अगर करेंगे आप पर कार्रवाई हो सकती है। उसमें एक सबसेक्शन है 2 जी, जहां पर आप किसी को आप अंधा विश्वास या किसी को गाली दे रहे, कई डिवाइन ये कर लेकर दे रहे, किसी को आप कह रहे कि बैड लक है, इल लक है, मनौती है, तो इसका मतलब आप इस दायरे को वायलेट कर रहे। और दूसरी बात, उसी सेक्शन पे और एक बात कही गई है कि अगर आपको अगर राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जी, अब और जिस व्यक्ति उस व्यक्ति का राइट टू डिफेमेशन भी है, यानी आप डिफेमेशन मुकदमा चला सकता है। तो इस सेक्शन के आधार पे उनको नोटिस दिया गया है। और साथ में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जो कानून नहीं है लेकिन एक प्रकार से मॉरल कोड है जी, वो कोड भी कहता है कि हेट स्पीच की कोई गुंजाइश नहीं है चुनाव के प्रचार जी। अब सवाल आता है, राहुल गांधी जी जो भाषण देते हुए कहते हैं कि इंडिया क्यों हारा? इंडिया इसलिए हारा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर उपस्थित थे मैच देखने के लिए, वो एक बात है जी। दूसरी देखिए, ये पूरा तो अंधविश्वास है ना कि भाई सोशल मीडिया में चल गया, आप उसको उठा के फिर भाषण में डाल दिए। सोशल मीडिया में जो कांग्रेस प्रेमी है और जो अपने आप को सोचते हैं कि मोदी जी के मतलब खिलाफ एक कैंपेन में लगे हुए, उन्होंने सोशल मीडिया डाला, उस सोशल मीडिया से आपने उसको मेन स्ट्रीम ला दी। और दूसरी बात, आप प्रधानमंत्री को कह रहे हैं पिक पॉकेट है, जेब कतरी है, जब आपका स्वयं आपने देखा 2019 चुनाव में, बिल्कुल 19 चुनाव में प्रधानमंत्री को कहा गया चौकीदार चोर है और लोगों ने आपने बता दिया कि मैं भी चौकीदार। रफाल मामला जाके सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनसे कहा माफी मांगो। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, जब कांग्रेस के पास अगर इतना फैक्ट्स है सरकार के खिलाफ, फैक्ट्स को रख सकते हैं। जब मुझे लगता है कि भाई फैक्ट्स भी नहीं चल रहा है, लोग नहीं मान रहे हैं, बार बार चुनाव जीत रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी, तो उनको लगता है भाई हम क्या करें। तब कहीं ना कहीं जो नेतृत्व, कांग्रेस नेतृत्व के अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है जी, जो फ्रस्ट्रेशन उनको कैंपेन को पब्लिक स्वीकार नहीं कर रही है। ठीक है, आपने कर्नाटका में जीत लिया, हिमाचल प्रदेश में जीत लिया, लेकिन जब लोकसभा की बात आएगी और कोई नहीं कह रहा कि भाई कांग्रेस उस स्थिति में है कि पूरा स्वीप कर जाएगी, तो इसका मतलब आपके फ्रस्ट्रेशन को राहुल गांधी जैसा नेता जिनका 20 साल हो गया है अभी पार्लियामेंट के आने के बाद, उनके पास और कोई पॉइंट्स नहीं है, केवल गाली गलौज। कभी गारंटी की बात कर रहे हो, कभी गाली की बात कर रहे हो। ठीक। और इसमें देखिए दूसरी बात, ये बार बार कहते हैं नहीं प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि ये सरदार है, मूर्खों का सरदार है, प्राइम मिनिस्टर कैसे कह सकते हैं। देखिए वो बात और ये बात एक नहीं है।
अगर उस पर आपकी आपत्ति है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन कीजिए। वहां भी क्या था, वहां प्रधानमंत्री बता रहे थे भाई एक फैक्चुअल चीज को आप उल्टा सीधा बोल रहे हो। आप कह रहे हो कि भारत, आपने ये स्वीकार नहीं कर रहे हो कि भारत आज मोबाइल प्रोडक्शन में नंबर 2 पोजीशन पे है वर्ल्ड में। उसके बावजूद आप कह रहे हो भाई सबके हाथ में चाइना का मोबाइल है। तो ये जहां फैक्चुअल पॉइंट को पीएम काउंटर कर रहे थे, यहां पे तो सीधे के सीधा प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति को मजाक उड़ाना और वो एक बैड लक ला रहे इस तरह कहना। अब हमारे कांग्रेस के जो कौशिक जी ने पता नहीं क्यों उन्होंने भी कह दिया भाई ये आने के बाद वो हुआ, वो आने के बाद कोई आधार नहीं। आपने जो बात कही इसका जवाब हम विजय कौशिक जी से ही ले लेते हैं। विजय कौशिक जी, जो शेखर अय्यर ने बहुत गंभीर बात कही, उन्होंने कहा है कि जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है, आपके नेता उसी को जो है मुद्दा बनाकर और सोचते हैं कि इसी से कुछ जनता को लुभा लिया जाएगा, वो इस्तेमाल करते हैं और उन्हें फैक्ट्स पर बात करना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया से प्रभावित होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे विजय जी? देखिए प्रखर भाई, हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से मानते हैं कि जितना भी झूठ प्रपंच है भाजपा का, वो केवल तभी तक चल सकता है जब तक लोगों की थाली के ऊपर बात ना आए। आज लोगों का अपना जीवन चलाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है महंगाई के चलते। महंगाई आज आसमान छू रही है और कमाई लोगों की नीचे, धरती से नीचे जाती जा रही है। तो एक बहुत बड़ा फर्क आम आदमी की जिंदगी में आ चुका है। लोग परेशान हैं। शिक्षा कितनी महंगी हो गई, प्राइवेट स्कूलों की लूट चल रही है, प्राइवेट कॉलेजों की लूट चल रही है, उन पर मोदी जी बात नहीं करते। सिलेंडर उन्होंने कहा 400 से 1000, 1200, 1500, फिर तो आपको बात करना चाहिए ना इस मुद्दे पे। आप जो मुद्दे गिना रहे हैं जनता से जुड़े हुए, विजय जी आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। जो जनता से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, आप बता रहे हैं, ये आपके बड़े बड़े नेता क्यों नहीं कर रहे? जो एक टीवी स्टूडियो की डिबेट के अंदर आप उठा रहे हैं इन मुद्दों को, और ये मुद्दे उठाना चाहिए आपके बड़े नेताओं को। तो कहीं ना कहीं बड़े नेताओं के इस मुद्दों की कमी है ना राजस्थान में, तभी तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, कोई मुद्दों की कमी नहीं है। वहां पर हम महंगाई के खिलाफ राहत देने की बात कर रहे हैं, जो केंद्र सरकार के कारण महंगाई है। इसके अलावा वहां हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं, वहां काम धंधों को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। हम वो कदम उठाने जो 12 रुपए एक्स्ट्रा पेट्रोल के लिए जा रहे हैं राजस्थान में, उसको भी कम किया जाएगा। देखिए निश्चित तौर पर हम हर क्षेत्र में राहत देने का काम राजस्थान में कर रहे हैं और इस क्षेत्र में भी देंगे, जबकि ये सारी लूट केंद्र सरकार की है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2009 में 10 में जब कांग्रेस सरकार थी, जब $140 प्रति बैरल तक क्रूड ऑयल के रेट थे। इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं आपके पास, तो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने की, बेहुदा भाषा बोलने की, परिवार तक पहुंच जाने की जरूरत क्या है फिर? सुनिए ना, हकीकत यह है कि मोदी सरकार गांधी परिवार को मिटाना चाहती है। मोदी जी तो खुलेआम कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। अरे भाई, आप गांधी परिवार को मिटाकर इस देश को कांग्रेस से मुक्त करना चाहते हैं, तो आपकी मंशा समझ में आती है, तो उसका कुछ तो हम जवाब देंगे। और हमने कोई गलत नहीं कहा है मोदी जी के लिए। पनौती शब्द का जो इस्तेमाल किया है, अच्छा ठीक है, केवल इस संदर्भ में है। शिवम हमारे साथ है। शिवम ये कह रहे हैं कि गांधी परिवार को मिटाना चाहती है बीजेपी और कांग्रेस मुक्त भारत चाहती है, इसलिए इस तरह की भाषा कई बार इस्तेमाल हो जाती है। नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं मिटाना चाहते। हम तो चाहते ही नहीं। कांग्रेस परिवार, खासतौर पे गांधी परिवार को मिटाकर हम क्या करेंगे? हमारा स्टार प्रचारक ही नहीं रहेगा तो हम जीतेंगे कैसे भाई? हम नहीं चाहते। हम तो इनफैक्ट चाहते हैं कि वो रहे। ये आपको ना ये देखिए वर्बल डायरिया नहीं होना चाहिए। बीच में कोई एक दूसरे के बोल नहीं रहा, आप ही पता नहीं बीच में क्यों कूद रहे हैं। 30 सेकंड भी नहीं बोली और आपने थैंक यू। तो हम बिल्कुल नहीं चाहते भाई, ये गलतफहमी निकाल दो आप अपने दिमाग से। लेकिन आपके जो रत्न है वो अपने आप ही बर्बाद कर देंगे कांग्रेस को। ये भी हमें दुख है इस बात का भी इनफैक्ट, क्योंकि वजह है आप किसी भी चुनाव में एक व्यक्ति के कॉम्पिटेंस पे ही तो काम करेंगे ना। अब आप मुझे एक चीज बताइए, जो वरिष्ठ पत्रकार महोदय यहां पर बैठे उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी ने वो मेड इन चाइना वाले बयान को बोल दिया, ठीक है। अब जाहिर है, मुझे एक चीज बताइए, दुनिया में जब ये हमारे कांग्रेस वाले 2014 से पहले सरकार में थे, इस देश में सिर्फ 2 फैक्ट्रीज थी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की। अब 100 से भी ज्यादा हैं। एक जमाने में हमारा हाल क्या था? अप्रोक्सीमेटली 13% हम खुद के मोबाइल्स बनाते थे, आज 98% बनाते हैं। ये बात इस देश में किसी हद तक आजकल हर किसी को पता है, बिल्कुल। लेकिन ये बात राहुल गांधी को नहीं पता। लेकिन मैं तो न्यूज चैनल्स वालों से कहना चाहता हूं कि आप उनके प्रवक्ताओं से भी ये उम्मीद क्यों रखते हो कि उनको पता होगी? तो ये बात तो कौशिक जी को भी नहीं पता बेचारों को। तो उन पर आप इस तरीके के अत्याचार मत करिए। इनसे आप डेटा पर बात कर ही नहीं सकते, इनसे रिटॉरिक्स पर बात करिए। महंगाई ऐसे हो गई है, बेरोजगारी ऐसे हो गई है, हम इस पर भी काम करेंगे, उस पर भी काम करेंगे। खैर, मैं इनको बता देता हूं, 2018 के इनके राजस्थान के मैनिफेस्टो में था ये खासतौर पर कि हम डीजल पेट्रोल को जो है जीएसटी के अंतर्गत लाने की कोशिश करेंगे, नंबर 1। हम बेरोजगारी कम करेंगे, नंबर 2। और इसके अलावा इन्होंने कहा था
महिला सुरक्षा पर काम करेंगे। तीनों में ही टॉप कर रहा है राजस्थान। मैनिफेस्टो का क्या भाई, वो तो होता रहता है। अब मैं एक और चीज पर आना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी या फिर देश या फिर राजस्थान या फिर कोई भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझता है। एक प्लेयर जो मैदान में हो, एक एक्सट्रीम कॉम्पिटिटिव टीम से लड़ रहा हो या फिर एक्सट्रीम कॉम्पिटिटिव प्लेयर से लड़ रहा हो और उसको पता है वो जीत नहीं सकता, तो अंततः वो क्या करेगा? स्लेजिंग करेगा, गालियां देगा, लेकिन वो जानता है कि पिछले 10 साल में उसको हार के अलावा कुछ मिला नहीं और मुझे 10 सेकंड और दीजिएगा। जी बिल्कुल। राहुल गांधी जब इस परिवार में धीरे धीरे समय के साथ बड़े हुए होंगे तो मुझे लगता है प्रखर जी, आप जैसे, मुझ जैसे या जितने भी लोग उनसे मिले होंगे, उन्होंने कहा होगा कि भैया बस 18 के हो जाओ, सीधे प्रधानमंत्री बनोगे। उस आदमी का फ्रस्ट्रेशन लेवल समझिए ना, आज वो 52-53 का हो गया और प्रधानमंत्री कुर्सी के आसपास भी नहीं है, तो उसके मुख से गाली के अलावा कुछ और निकल जाए वो संभव नहीं है। मुझे पूरी सिंपैथी उनसे है, लेकिन बावजूद मैं फिर भी ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी की जरूरत है भाई। आप लोग नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा? आपके बिना तो संभव ही नहीं है। तो आपका रहना बहुत अनिवार्य है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी तो होने ही चाहिए। ठीक, समीर चौगांवकर जी, आपने बात सुनी अभी शिवम की। शिवम ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब हारने का डर आता है, फ्रस्ट्रेशन जब इस तरह का निकलने लगता है, और ये बात नजर आ रही है कि जैसे हमने एमपी और छत्तीसगढ़ के चुनावों में देखा, क्योंकि वहां पर कांग्रेस एक टक्कर में नजर आ रही है, तो वहां पर इस तरह के बयान नजर नहीं आए। लेकिन जहां कांग्रेस मुश्किल में है, राजस्थान में काफी मुश्किल में है, ये सर्वे बता रहे हैं, तो उस जगह पर आकर ये इस तरह की कोशिश हो रही है कि शायद इस तरह के कुछ गिमिक्स करके शायद लोगों का ध्यान मिल जाए, या हो सकता है कुछ वोट बढ़ जाए। क्या ये एक वजह हो सकती है राजस्थान में इस तरह के प्रचार के पीछे राहुल के? प्रखर जी, सिर्फ राजस्थान का मामला नहीं है। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस जानती है कि 2014 के बाद से जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला, होगी जो लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है देश और दुनिया के अंदर, तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो तो उन्हें हारना ही है। राहुल गांधी और कांग्रेस बात को समझ रही है कि आने वाले 10 साल के लिए उन्हें बहुत मुश्किल है केंद्र की राजनीति में लौटना। तो ये फ्रस्ट्रेशन सिर्फ राजस्थान की हार से जुड़ा हुआ नहीं है, एक राज्य की हार से जुड़ा हुआ नहीं, पूरा देश जो पिछले 10 साल से हार रहे हैं, अगले 10 साल तक जिन्हें उम्मीद नहीं है कि वो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के आगे टिक पाएंगे, उन्हें यह फ्रस्ट्रेशन दिख रहा है कि हमारा भविष्य तो विपक्ष में बैठे बैठे निकल जाएगा। राहुल गांधी 52 साल के हो गए, अगले 10 साल और विपक्ष में बैठेंगे तो 60 साल के हो जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लगातार जिन मुद्दों के अभाव में राजनीति कांग्रेस करती आ रही है, अगर कांग्रेस को मुद्दों की राजनीति करना है तो महंगाई पे बात करे, बेरोजगारी पे बात करे, किसी और मुद्दे पे बात करे, पेट्रोल पर डीजल की कीमतों पर बात कर सकती है, सिलेंडर महंगा उस पर बात कर सकती है, करे ना, मुद्दा उठाए, प्रधानमंत्री मोदी इसका जवाब देंगे। आप लोकसभा में प्रश्न उठाते हो, प्रधानमंत्री जवाब देते हैं तो आप वॉकआउट कर जाते हो। मुझे लग रहा है जब आप संसद के अंदर वॉकआउट कर जाते हो और जनता के बीच जाके गाली गलौज करते हो तो देश की जनता इस बात को समझती है। आप प्रधानमंत्री से मणिपुर पर जवाब चाहते हो, प्रधानमंत्री सदन चलने नहीं देते। आप जब प्रधानमंत्री मणिपुर पर जवाब देने के लिए आते हैं तो सदन से वॉकआउट कर जाते हो। आज देश की जनता की इस बात को जानते हैं कि कांग्रेस संसद के अंदर भी और सड़क पर भी न विपक्षी भूमिका ठीक से निभा पाती है, न सत्ता में रहने पर सरकार की भूमिका निभा पाती है, और इसलिए जनता इसे लगातार खारिज कर रही है। और मुझे लग रहा है यही स्थिति अगर रही लगातार राहुल गांधी के इस तरह के भाषण की, कांग्रेस की सोच की और कांग्रेस के नेताओं का ऐसा ही व्यवहार लगातार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ रहा, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में पूरा इंडिया गठबंधन मिलकर भी 50 सीटें नहीं ला पाएगा। देखिए शेखर अय्यर साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो बात अभी समीर ने भी कही कि कहीं ना कहीं क्या पीएम मोदी का कद इतना बढ़ चुका है कि लगता है कि अगर शायद इनके खिलाफ कुछ कहा जाए तो थोड़ा सा फुटेज हमको ही मिल जाएगा, थोड़ा सा खबरों में हम भी आ जाएंगे। क्या ये भी एक मानसिकता इसके पीछे काम करने वाली हो सकती है? नहीं, मुझे लगता है प्रखर जी, कांग्रेस ऐसा कोई कैलकुलेशन से मतलब बाहर आ गई है। अच्छा, उनको उतना फ्रस्ट्रेशन हो गया है रैंक एंड फाइल में, उनको लगता है कि हम कुछ भी करें वो हमारे लिए फायदा नहीं हो रहा है। उस फ्रस्ट्रेशन की वजह से, और ये मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, जिस तरह राहुल गांधी जी का बयान वो देते हैं, उनकी बयानबाजी है, उससे कई कांग्रेस नेता नाखुश है, लेकिन करेंगे क्या? या उन पर प्रेशर आता है भाई डिफेंड करो, तो फिर डिफेंड करने लगते, क्योंकि इसको आप कैसे डिफेंड करोगे भाई? पीएम प्रधानमंत्री पनौटी है, और पीएम बोले क्या बोले, पनौटी मोदी, उसको एक्सपैंड भी करके दिखाए। मतलब इस तरह के आप पॉलिटिकल डिबेट को ले जा रहे हो। अब आपको लग रहा है कर्नाटका जीत गए, हिमाचल जीत गया, तो बस कांग्रेस की पुनर्जीवन शुरू हो गया। जब आप जानते हैं कांग्रेस की संगठन की क्या हालत, खास करके उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, आपका इंडिया अलायंस भी कहीं कुछ नहीं हो रहा है उसमें। अब अलायंस से आप देख रहे हैं कि क्या हुआ अभी मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। अब
किसी भी जो इंडिया अलायंस के कोई भी जो अलायंस पार्टनर है वो कोई सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार नहीं है कांग्रेस के साथ साथ। और ये जो आपने डाइवर्स एलिमेंट्स को ले लिया, एक तरफ तृणमूल, एक तरफ वामपंथी, ये सबको मिलाकर जो खिचड़ी तो पकने की बात छोड़िए, अब खिचड़ी से वो अलायंस वाले ही डर रहे हैं भाई, इससे तो और ज्यादा नुकसान होगा। तो इस हालत में इस तरह मजाक से बात करना, इस तरह लाइटली बात करना, कहीं ना कहीं कांग्रेस स्ट्रैटेजी को कोई सीरियसनेस नहीं ला रहा है। ठीक, जिसके कारण आप जानते हैं प्रखर जी, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, वो नहीं चाहते थे कि राहुल गांधी आके ज्यादा कैंपेन करें। ठीक है शिवम, वैसे आरोप तो बीजेपी पर भी लगता है, बीजेपी के नेताओं पर भी आरोप लगता है कि चुनावी भाषण हो या अन्य जगहों पर बयान देना हो, वहां पर से भी बीजेपी भी आपत्तिजनक बयान देती है, जिसकी वजह से कांग्रेस के नेता ये बयान देते हैं। इस तरह के आरोप कांग्रेस के नेता लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति की शुचिता है उसका ख्याल सभी पार्टियों को नहीं रखना चाहिए। देखिए, बिल्कुल रखना चाहिए। मैं इसमें बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि राजनीतिक शुचिता एक देश में होनी ही चाहिए, और अगर नहीं होगी तो हम आने वाले भविष्य में जो हमारे देश का भविष्य है, जो फ्यूचर है, जो यूथ है, उसके लिए क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे। लेकिन जाहिर है कि जब इस तरह की भाषा का स्तर होगा और जब देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की भाषा का लगातार इस्तेमाल होगा और जब 100 से ज़्यादा बार आप इस देश के प्रधानमंत्री को गालियां देंगे तो 140 करोड़ के देश में और इतनी बड़ी पार्टी में कहीं ना कहीं रिएक्शन होना स्वाभाविक है। लेकिन बावजूद उसके फिर भी हमारी तरफ से एक कोशिश जरूर रहती है कि चीज़ों को बेहतर रखा जाए, चीज़ें कहीं ना कहीं ठीक रहें। लेकिन मैं फिर भी वही एक चीज़ कहना चाहता हूँ, चुनाव में कहीं ना कहीं हल्की फुल्की छींटाकशी चलती है, ठीक, लेकिन बावजूद उसके जब नेशनल लेवल के मुद्दे खासतौर पर हों तो वहां पर आपको बहुत सोच समझकर बोलना चाहिए, वैसा मैं समझता हूं। एग्जाम्पल, सिर्फ पनौती वाला विषय नहीं है। जिस तरीके से मेरे देश के प्रधानमंत्री भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में मिलने गए जी, उसके बाद जो मतलब तमाम तरह की चीजें लिखी गई और ऑफिशियल प्रवक्ताओं द्वारा लिखी गई, और ये जो शब्द का इस्तेमाल हुआ ये किसी मीडिया से नहीं उठाया उन्होंने या जनता से नहीं, कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट हुआ है, बैक टू बैक। कुछ कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने भी किया। तो खुलकर ही लिखा हुआ है। एक प्रवक्ता, महिला सीनियर प्रवक्ता, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा कि किसने कहा था कि मुंह उठाकर सीधा चले आए। वो अलग बात है कि उन्होंने बाद में डिलीट किया, लेकिन किसी और भाषा में डाल दिया। तो या तो आप उस पर लगाम लगाइए या फिर तैयार रहिए इसको सुनने के लिए। दूसरी बात ये भी है, तो जब ड्रेसिंग रूम में गए तो उस पर भी बड़ा हंगामा हुआ कि वहां पर कैमरा था, तमाम चीजें थी। वही इंदिरा जी का जो आप एशियन गेम्स को लेकर बात कर रहे थे, वो जिस तरीके से खुली जीप में घूम रही थी उसके पीछे भी कैमरा था। और 1982 में तो उस जमाने में तो कैमरा का इतना इस तरीके का डिजिटलाइजेशन था भी नहीं, लेकिन बावजूद उसके ऐसा था। मैं मानता हूं कि राजनीति अपनी जगह है, नेता अपनी जगह है, लेकिन आपकी भाषा की जो मर्यादा है उसको तो कहीं ना कहीं आप कंटेन करेंगे। लेकिन एक बात में मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि कांग्रेस में जो भी व्यक्ति इस देश के प्रधानमंत्री या फिर नरेंद्र मोदी जी को गाली देता है उसका प्रमोशन आप गारंटीड मानकर चलिए, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप दो एंट्री लेवल हैं, इनके दो छोटे छोटे क्रैश कोर्सेज हैं। एक है आपको देश को गाली देनी है, दूसरा आपको प्रधानमंत्री को गाली देनी है। जो जितना ज्यादा बेहतर कर पाएगा वो उतना टॉप लीडरशिप के क्लोज आ जाएगा। एग्जांपल ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा इमरान मसूद को बोटी बोटी काटने के नाम पर वो आदमी वायरल हुआ था। बिल्कुल, बस उस आदमी की पूरी जीवन में वही एक उपलब्धि थी कि उसने इस देश के प्रधानमंत्री को गाली दी, इन्होंने रातों रात उसको हायर कर लिया। आपको याद होगा कन्हैया कुमार ने देश को किस तरीके से गाली दी थी, आज कहां खड़े हुए हैं आप देख लीजिए। आपको याद होगा जिस तरीके से देश ने पलटकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसके बाद ये किस तरीके से खड़े हो गए थे देश के खिलाफ। आपको याद होगा कि किस तरीके से जो हमारे संसद पर जो आतंकवादी हमला करने वाला व्यक्ति था उसके साथ में कोर्ट में कौन कौन थे और कौन कौन सी पार्टी के नेता थे, मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जब तक आपकी पार्टी में आने के दो ही आधार होंगे, एक तो देश विरोध और एक मोदी विरोध, तो भूल जाइए आप इस देश में अपने आप जीत सकते हैं या फिर आने वाले समय में भी जीत सकते हैं। और अंत में समीर जी की बात से मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूं। उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो 52 साल के राहुल जी हैं, आने वाले समय में 10 साल बाद और 60 साल के हो जाएंगे। सर मतलब ये तो गलत बात है। वो अपने नेता को युवा कह रहे हैं, आप उनको पेंशन दिलवा रहे हैं। अगर ऐसी ही बात है तो मेरा तो निजी तौर पर यह मानना है कि उनका कोई ना कोई एडवाइजर संघ से जरूर ताल्लुक रखता है, वरना आदमी इतने सेल्फ गोल कभी नहीं करता। तो उनको कह दीजिए कि आयुष्मान कार्ड भी ले ले, वृद्धावस्था पेंशन ये सब की तैयारी कर ले, क्योंकि मुझे तो कहीं ऐसे आसपास कुर्सी उनके प्रधानमंत्री की नजर आ नहीं रही। ठीक है शिवम, आपने जो आरोप लगाए हैं और वो आरोप आपने ध्यान से सुने होंगे, विजय कौशिक जी उन्होंने कहा है कि किस तरह से जो है कि जो जितना पीएम मोदी के खिलाफ बीजेपी में कांग्रेस में बोल सकता है उसकी उतनी ही तरक्की प्रगति होती है। मैं इस पर आपका जवाब लूंगा, लेकिन उसके पहले मुझे लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की।
जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे, गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो दो टूक में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और विजय कौशिक जी, आपने ब्रेक से पहले आज शिवम का आरोप सुना होगा कि कांग्रेस के अंदर रहकर जो नेता जितनी ज्यादा पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर सकता है, उसकी उतनी तरक्की होती है। और मैंने देखा शुरुआत में कि आप भी जो गलत बयान थे, जिनका आपको विरोध करना चाहिए था, उनको आप जस्टिफाई कर रहे थे। क्या आप भी उसी राह पर बढ़ रहे हैं? देखिए प्रखर भाई, सबसे पहली बात कि भाई हमारे ऊपर ये आरोप है कि मोदी जी को जो गाली देता है हम उन लोगों को प्रमोशन देते हैं। तो भाजपा के कितने ही सांसद, कितने ही मंत्री मोदी जी को गालियां दे रहे हैं, क्योंकि जबरदस्ती व्यक्तित्ववाद और तानाशाही के चलते अपनी पार्टी के सांसदों को विधानसभा में उतार दिया चुनाव में। तो हम ऐसे किसी भी व्यक्ति को किसको भाई, ये तो प्रमोशन नहीं हुआ, ये प्रमोशन कैसे हुआ? गाली लगाते हैं। अरे कौशिक जी, माना आप कल आधिकारिक प्रवक्ता बन जाएंगे क्योंकि आज आपने खूब गालियां दी हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना कुछ भी बोलकर निकल जाएंगे। अरे मेरे भाई, अरे तो ठीक है, लेकिन ये तो बताइए कि आप कहना क्या चाहते हैं? समझ नहीं आया वो। मैं कहना ये चाहता हूं कि किसी की तुलना करना कि उसके हर कदम देश के लिए उल्टे पड़ रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। राहुल गांधी के सारे कदम आज तक उल्टे ही पड़े। आई एग्री विद यू, मैं पूरा इत्तेफाक रखता हूं आपसे इस बात का। वो निश्चित तौर पर और कांग्रेस के लिए भी उल्टे ही पड़े हैं। कांग्रेस पार्टी इस बात को स्वीकार करती है और हम कि राहुल गांधी को हटाना चाहिए। स्वीकार करते हैं कि देश को बचाना हमारा प्रथम लक्ष्य है। उसके लिए हमें चाहे कोई भी लड़ाई लड़नी पड़े। क्या भाजपा के अंदर केवल एक ही व्यक्ति है कि सड़क से लेकर संसद तक केवल उसी के बोर्ड लगते हैं, उसी की फोटो छपती है, उसी के प्रचार पर अब आप क्या चाहते हैं कि भाजपा के पोस्टर में हम राहुल गांधी का फोटो लगा देंगे? कमाल बात हो गई। अरे हद हो गई भाई। भाजपा के पोस्टर में तो भाजपा के स्टार प्रचारक का ही फोटो लगेगा भाई। आप क्या चाहते हैं, कोने में नीचे छोटा सा राहुल गांधी का भी फोटो लगा दें? गली गली घूमे थे ना, लेकिन जनता ने नकार दिया। नहीं, हम गली गली घूमेंगे भाई। जनता हमारी है, लोग हमारे हैं, देश हमारे हैं। नहीं, अगर हमारा देश है, हमारे लोग हैं, तो हम तो गली गली घूम कर, हम कोई भाई राजशाही वाले लोग थोड़ी ना है कि हवाई जहाज में ही पैदा हुए। नहीं, हम तो जनता के बीच में ही रहते हैं। जो कहते थे एक अकेला मोदी सब पर भारी, तो वो तो है। फिर क्यों लग गई आपको गठबंधन की बीमारी? क्योंकि आप फ्रस्ट्रेशन में हैं, आप डर गए हैं। कर्नाटक की हार ने आपको हिला दिया है। कर्नाटक की हार नहीं भाई, आने वाली हार की तैयारी कीजिए। आपके मानसिक भारतीय जनता पार्टी डरती नहीं है, हम सिर्फ सीखते हैं। अरे हम आपसे कब से नहीं डरे भाई। हम जनसंघ के जमाने से आपसे नहीं डरे। आपने देश को जेल बना दिया, हम जब नहीं डरे। आपने 84 में सिखों का कत्लेआम कराया, हम जब नहीं डरे। आपने हमें गालियां दी, हम जब नहीं डरे। आपने यूएसए में चिट्ठियां भेजी आपके 300 400 सांसदों ने, हम तब नहीं डरे। हम अब क्या डरेंगे आपसे? हम कभी डरे हैं क्या? आपको आपसे डरने की आवश्यकता नहीं है हमें। आपको उल्टा खुद अपने नेता से डरना चाहिए। चरम पर आप लोगों ने पहुंचा दी। शिवम भाई आप अच्छी तरह जानते हैं क्या बीजेपी में आप भी। हाँ, मैं जानता हूं अच्छी तरह कि राहुल गांधी बहुत इनकॉम्पिटेंट नेता है। आई एग्री विद यू। तो जनता परेशान है, दुखी है, आप भी उसका पार्ट हैं। लोग अपने काम धंधों को लेकर परेशान हैं
और मैं फिर वही कह रहा हूं, मैं नहीं कहता कि मोदी जी ने ये सब कदम जानबूझकर उठाए हैं जिनके कारण देश का बंटाधार हुआ है, लेकिन वो जो भी कदम उठाते हैं उनसे देश का बंटाधार हो रहा है, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, चाहे उनके किसी भी कदम की बात हो, चाहे देश की अर्थव्यवस्था। मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। शिवम जी बोलिए। एक लाइन पर उन्होंने कहा कि देखिए शिवम जी, विजय जी मैं एक बात से आपकी पूर्णतः सहमत हूं। आमतौर पे मैं आपकी बात से सहमत होता नहीं, लेकिन आपकी एक बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं। इन्होंने कहा कि देखिए काम धंधे वाले लोग बड़े परेशान हैं। 100% सहमत। ये चोरी करने वाले, चकारी करने वाले, डाका डालने वाले, कंपनियां लूटने वाले, हवाला करने वाले, फॉरेन रिजर्व में हंगामा करने वाले, देश को खोखला करने वाले, और जो है एक जो पेपर होता था जिसने देश के लिए लड़ाई करी उसको अपने परिवार में मिला लेने वाले, गलत तरीके से प्रॉपर्टी हथियाने वाले, जमीन चोरी करने वाले, ये सारे डरे हुए हैं भैया। और इनका काम बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा, मैं मानता हूं, और इनका काम हम ठीक चलने में नहीं देंगे। नहीं, हम चलने नहीं देंगे इनका काम ठीक। अभी 716 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी गई है ना एजेएल की। ये जो देश को चूना लगाने वाले लोग हैं ना, इनको नहीं सही चलने देंगे हम, ये मान के चलिए आप। नहीं, ये तो मानना पड़ेगा भाई, बिल्कुल नहीं चलेगा। उनका काम सही चलना ही नहीं देना हमने। जो ईमानदारी से काम करेगा वो ईमानदारी से चले। अगर कौशिक जी ईमानदारी से काम करते हैं वो ईमानदारी से करे, कौन रोक रहा है उनको? मैं सहमत हूं आपकी बात से। अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, नहीं सीबीआई के माध्यम से। अरे नहीं भाई, अभी तो भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडर माँ बेटा दोनों आपके साथ, जीजा जी आपके साथ, पी चिदम्बरम आपके साथ, संजय राउत आपके अलायंस में, सारे सब आप ही के पास है भैया, सब आपके पास है। ना ना ना, अभी तो कम से कम अगर मैं बेलधारी नेताओं को गिनने लगूं तो 300 से ऊपर तो वो निकल जाएंगे आपकी पार्टी में। नहीं, विजय जी मैं आपके साथ पहले भी कई बार डिबेट कर चुका हूं। विजय जी हम लोग पहले भी कई बार डिबेट कर चुके हैं और मैंने आपको देखा है कि कई बार आप पार्टी लाइन से अलग हटकर भी बात करते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा नजारा कुछ अलग दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है कि एक प्रधानमंत्री को आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करें? कम से कम आप इस मंच पर ये तो कह सकते हैं कि नहीं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, मान लिया पिछले 52-53 मिनट से आप लगातार जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन मैं आखिरी मौका आपको दे रहा हूं क्योंकि मैं आपसे उम्मीद करता हूं, मेरा अनुभव आपके साथ अच्छा रहा है इसलिए मैं बोल रहा हूं। कम से कम आप तो बोलिए, इस मंच पर तो बोलिए कि हाँ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए। प्रखर जी वो प्रवक्ता बनने वाले हैं, आप उनको वापस खींच के फिर से जीरो पर लाना चाहते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। खुश रहते हैं क्योंकि जो भी हम उन्हें नया नाम देते हैं वो अपने नाम के आगे लगा लेते हैं। हमने कहा चौकीदार चोर, उन्होंने नाम के आगे चौकीदार लगा लिया। नुकसान तो आप ही का हो रहा है ना। राहुल गांधी जी ने जो मोदी नुकसान तो आप ही का हो रहा है, वो अपने नाम के आगे चुनाव तो हारे, माफी अलग से मांगी। लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे लिए राजनीति कोई धंधा नहीं है कि जो हम नुकसान और फायदे की बात करें। और मैं फिर बता रहा हूँ, देश महंगाई की मार से डूब रहा है, बेरोजगारी की मार से मर रहा है, लोग परेशान हैं, उन लोगों के जीवन में। अच्छा विजय जी आप मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने बार बार बंटाधार शब्द का इस्तेमाल किया। ठीक है, आप देश की चिंता करते हैं, अच्छी बात है। क्या आपको पार्टी की चिंता नहीं करना चाहिए? क्योंकि एक व्यक्ति जिसके नेतृत्व में लगातार एक के बाद एक हार होती जा रही है, बड़े बड़े चुनाव हार गए, बड़े बड़े राज्यों के अंदर चुनाव हार गए, बड़े बड़े राज्यों में संगठन कमजोर हो गया, उसके बंटाधार करने पर क्या उसको ये नाम नहीं दिया जा सकता? देखिए, इस बात की चिंता वो करते हैं कि जिनके लिए आप लोग नहीं करते, बाकी दूसरे करें या ना करें। सुन तो लीजिए, देश का बंटाधार हो रहा है उसकी चिंता है, अपना बंटाधार कितना भी हो जाए उसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि राहुल गांधी को बोले कौन? कांग्रेस कभी 0 हुई तो देश में नंबर 1 बनी और उन्होंने देश को महाशक्ति बनाने की तरफ। तो आप मान रहे हैं कि आज आप 0 हैं? परमाणु कार्यक्रम की बात हो, चाहे देश को ऊंचाइयों पर लाने वाली किसी भी युद्ध की बात हो, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की बात हो, ये सब काम कांग्रेस के राज में ही हुए हैं। ठीक, राहुल गांधी जी दिल के साफ हैं और मैं मानता हूं बस मुंह के खराब हैं। दिल के साफ हैं लेकिन बस मुंह के खराब है, मुंह से कुछ भी निकल जाता है। नहीं, अरे 150 करोड़ लोग दिल में घुस के थोड़ी ना देखेंगे, वो जो जबान से बोलेंगे राहुल गांधी, हम तो उसी को सुनते हैं भाई। ठीक है, अब दिल से कैसे है वो तो भगवान ही जाने। समय का अभाव है विजय जी, समय का अभाव है। शिवम जी, एक आखिरी सवाल मैं शेखर से पूछना चाहूंगा। शेखर जी, ये बात सही है कि लगातार दोनों तरफ से कई बार हम देख रहे हैं, और ये सिर्फ इन चुनावों की बात नहीं है, हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि राजनीति में और खासकर चुनावी राजनीति में जो है भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग का जो हम पांचों जो लोग बैठे हुए हैं हम सभी सम्मान करते हैं, संवैधानिक संस्था है, लेकिन क्या कुछ अब ऐसे नियम बनाने की जरूरत आन पड़ी है कि दोनों तरफ से, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, इस तरह की जो है भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? कंक्लूडिंग रिमार्क मैं आपसे शॉर्ट में चाहता हूं। बिल्कुल मैं सहमत हूं प्रखर जी, ये जिस तरह की जो लेवल ऑफ डिबेट जा रहा है
लगता है कि जैसे पार्टियों के पास या नेताओं के पास कोई पॉइंट्स ही नहीं है दूसरे को काउंटर करने के लिए। जी। अब गालियां कब देते हो? या गारंटी देते हो या गाली देते हो? और दोनों का आधार भी एक बड़ा सवाल है। भाई गारंटी देते जा रहे हो, उसका अब इलेक्शन कमीशन ने भी कहा था कि किस तरह जो प्रॉमिसेस आप कर रहे हो कैसे करोगे, उसकी फाइनेंशियल रिसोर्सेस कहां से लाओगे, इस पर एक विचार करने के लिए एक चिट्ठी भी भेजी थी, जिस पर विपक्ष के पार्टी खास करके कांग्रेस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का कोई ये नहीं है, अधिकार नहीं है हमें पूछने के। वो एक बात है। दूसरी बात, मैं मानता हूं जब आप गालियां देते हैं तब आप ऑटोमेटिकली गालियां सुननी पड़ती है, तो कि एक तरफ से होगी तो दूसरी तरफ करेगी। इससे लेकिन लोग क्या देख रहे हैं? लोग देख रहे हैं हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी की फेस्टिवल बताते हैं चुनाव को, और उस चुनाव के फेस्टिवल में मतलब डेमोक्रेसी के फेस्टिवल में कोई मुद्दे पर कोई सॉलिड कॉन्क्रीट बात नहीं हो रही है कि सरकार का अगर इस तरह की पॉलिसी है तो हमारी पॉलिसी ऐसी होगी। ऐसी बात नहीं हो रही है कहीं भी, इस चुनाव में कहीं नहीं हुई। बस यही हुआ कि भाई गारंटी दे दो, ये दे देंगे वो दे देगा, मैं वोट कर दूं। लेकिन कैसे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं ये चारों राज्यों में, उन मुद्दों को कैसे सॉल्व करोगे, क्या ऑल्टरनेटिव लाओगे? कि अगर आप कह रहे हो कि सरकार केंद्र सरकार की पॉलिसी ठीक नहीं है, आपकी ऑल्टरनेटिव पॉलिसी क्या रहेगी? इसका कोई उत्तर जनता को नहीं मिल रही है। ठीक है शेखर जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही और समय का अभाव है, हमें इस बहस को यहीं समाप्त करना पड़ेगा, और इस उम्मीद में कि कम से कम जो इन चुनावों में हो गया है वो कम से कम आने वाले चुनावों में ना हो, राजनीतिक शुचिता बरकरार रहे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से जुड़ने के लिए। फिलहाल 2 टूक में इतना ही। देखते रहिए DD न्यूज़।